नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से जुड़ी और सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। अनलॉक 4 के तहत धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बीते कुछ दिनों से ही ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिली थी और अब 12 सितंबर से 80 ट्रेनें पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि इससे रेलवे स्टेशन पर रोजगार करने वाले लोगों को देर से ही सही लेकिन नई उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। लगभग 5 महीने से ज्यादा वक्त के लॉकडाउन में हर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। इससे ज्यादा प्रभावित कुली वर्ग भी हुआ है और ऐसे में कुलियों का कहना है कि ट्रेनों के बंद हो जाने की वजह से उनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। 12 सितंबर से देश भर में 80 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, जिसमें वाराणसी रेलवे स्टेशन से भी 3 नई ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में धनबाद स्पेशल, दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस शामिल है। इसके पहले वाराणसी जिले से 8 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें 4 ट्रेनें कैंट रेलवे स्टेशन से और बाकी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन से चल रही है। धीरे धीरे ट्रेनों की काफी संख्या बढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कुलियों को फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। बैठे हुए हैं, आने जाने वाले यात्री जो है कुली का काम करते ही नहीं है। जिससे जिनके पास पैसे नहीं है वो कुली का काम क्यों कर रहे हैं? अपने थोड़े मेहनत करके स्वयं अपना सामान ढो रहे हैं और उम्मीद है कि गाड़ियां बढ़ेगी तो हो सकता है कि हम लोगों को भी 2 पैसा मिलने का उम्मीद बढ़ जाए। अब तक तो हम लोग जो झेले हैं वह ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि 5 महीना के कार्यकाल में जो कुलियों के सर पर बिता है और जो कुली जितना रिस्क उठाकर जो है सभी जानते थे कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में जो है कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन लोगों के सामान के साथ, उनके शरीर के साथ जाकर बात करते थे, छूते थे, उठाने का काम करते थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वहीं वाराणसी जिले में लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं उद्योग धंधे तो कहीं पूरी तरह से तबाह भी हो गए हैं। ऐसे में हॉल, मैरिज लॉन और टेंट व्यवसायियों का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। इन व्यापारियों का व्यापार भी पूरी तरह से ठप हो गया है। सरकार ने बड़ी संख्या में आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से टेंट व्यवसायी बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कई व्यापारी तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बड़ी बीच कचौड़ी बेच रहे हैं। और आपको बताया भी जा रहा है कि अलग अलग कामों में अब लोग लग गए हैं। जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कोरोना ने कर दिया। ये लोग सरकार से अनलॉक में अपने व्यापार में छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। शादी विवाह जैसे आयोजनों में लॉन की क्षमता के हिसाब से 50% की छूट दी जाए, जिससे लॉन संचालकों के साथ ही टेंट संचालकों का भी व्यापार चालू हो सके। हमारे बाप दादा परदादा चला आ रहा बग्घी घोड़ी, पहले टांगा चलता था, टांगा में कुछ कमाई हो जाता था, वो भी बंद हो गया। शादी ब्याह चल रहा था, वो भी बंद हो गया। बहुत दिक्कत हम लोग घोड़ी घोड़ा इसमें लॉकडाउन में मर गए, सारे मर गए, 4-6 घोड़े मर गए। तो परिवार चल कैसे रहा आपका? चल रहा है, रिक्शा सगड़ी टाली चलाया जाता है, मजदूरी करते हैं, चलता है। मांग यही करें कि हमारा खोले, रोजी रोजगार चले। मुझे क्या, टेंट वगैरह कुछ चल ही नहीं रहा है, उसी से मेरा जीविका चल रहा था, परिवार चला रहे थे। आज की डेट में ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, तो मेरी मजबूरी होगी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हमको ये करना पड़ा। कोई मतलब नहीं है, इनके पास जाइए, खाली झंडा हिलाइए, हिला चले आइए, तकिया लगा के सो जाएंगे। जहाँ उनकी ज़रूरत समझ में आएगी वहाँ वो जाएंगे। बुकिंग में दिक्कत ये आ रही है, कस्टमर हमको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है कि भैया कितने लोग का गाइडलाइन आया है, क्योंकि जब तक गाइडलाइन नहीं होगा तब तक कोई बुकिंग हम लोग को पास नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़ने वाले 50-60 लोग थे, तो जो जैसे बग्गी वाले, बैंड वाले, रोड लाइट वाले और वर्कर हो गए और शहनाई वाले, ये लोग सब हम लोग एकजुट होकर, एक पटाखा वाले हम लोग एक चलता था सबका। परिवार चलाने के लिए जो कर्म नहीं करना था, हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया है, वो भी करना पड़ रहा है। इनसे मांगना पड़ रहा है, घर का सामान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे बच्चे भूखे रहे।
तो हमारे पास जो भी है उपलब्ध हम मजदूरी करने से लाचार, इसलिए हमको सीखा नहीं है। रिक्शा चला नहीं सकते, टाली चला नहीं सकते, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन बार बार सरकार से मांग किया जा रहा है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। वहीं वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने मंडलीय उद्यान का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कार्यालय में उपस्थित पत्रिकाओं की जांच कर कर्मचारियों की हाजिरी चेक की और इसके बाद उन्होंने सेवा पुस्तिका के पासबुक मुद्दे पर उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा की, जिसमें पाया गया कि पिछले 1 साल से अपडेट न होने के कारण सेवा पुस्तिका अधूरी पड़ी थी, जिसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मंडलायुक्त ने उद्यान परिषद और उसकी देखभाल भी करने की सलाह दी है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा है कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के बाद कोविड-19 के इस चरण में समस्त सरकारी विभागों का निरीक्षण करने को निर्देशित किया गया है, जिसके तहत समस्त सरकारी विभागों में औचक निरीक्षण कर कार्यों की जांच की जा रही है। विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के आदेश हैं, चूँकि अब कोविड-19 के अनलॉकिंग के बाद सभी कार्यालयों को खुलने के आदेश हैं और उसमें यह है कि जनता की जो शिकायतें हैं और अपना जो शासकीय कार्य है उसको हम लोग अपनी पुरानी गति से उसको पुनः शुरू कर दें। उसी दिशा में आज हमें जो हमारा मंडलीय उद्यान कार्यालय है उनको उसका निरीक्षण किया गया और उसमें अटेंडेंस तो सामान्यतः ठीक पाई गई। साथ साथ विभिन्न पटलों के निरीक्षण में जो एक कमी पाई गई कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके सेवा पुस्तिका और जो जीपीएफ पासबुक है वो काफ़ी लंबे समय से करीब 1 साल पुराने तक अभी अपडेट नहीं हुई है। तो मैंने ये निर्देश दिया कि आज ही, चाहे वो कितना भी लेट हो जाए, आज ही सारी सेवा पुस्तिकाओं को और जितनी भी जीपीएफ पासबुक है उसको अपडेट करेंगे और संबंधित कर्मचारी को दिखाकर उसकी संतुष्टि के उपरांत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। वाराणसी में सराफा व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए एसपी सिटी ने सराफा मंडियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठठेरी बाजार, सुड़िया और रेशम कटरा इलाके में व्यापारियों से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। एसपी सिटी ने इलाके की सुरक्षा और दुरुस्त करने को लेकर व्यापारियों की राय मांगी, साथ ही इलाके में सीसीटीवी लगाने और खराब कैमरों को ठीक करने के निर्देश भी दिए। एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस हर प्रदेश के हर नागरिक और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, इससे खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, वाराणसी में जितने सर्राफा बाजार हैं आज वहाँ पे व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे जो चौक और ठठेरी गली में सर्राफा बाजार है वहाँ की जो हमारी ड्यूटी, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा की जा रही है। यहाँ पे जो सर्राफा मार्केट के एसोसिएशन के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े दुकानदार हैं, उनके साथ मीटिंग यहाँ पे की गई थी और वो भी हम लोग के साथ हैं। चेकिंग में अपना क्या कहाँ कमियाँ हैं, क्या और किस प्रकार से इस व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, इसका पूरा रिव्यू और पूरी निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और पूरे मार्केट की सुरक्षा का प्लान बनाया गया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। नहीं, ये जो हमारी फोर्स है, फोर्स को हम ब्रीफ भी कर रहे हैं। जो ड्यूटी यहाँ पे कई हमारे पिकेट्स लगी हैं और गश्त की ड्यूटियाँ लगी हैं सराफा मार्केट में, उनको हम लोग बुला करके उनको अलग से ब्रीफ कर रहे हैं। जितनी सराफा के हमारे जितने दुकानें हैं और दुकानों के जो ओनर हैं, मालिक हैं, जितने एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बातचीत कर रहे हैं और उनकी ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों की भी चेकिंग हम की जा रही है। वाराणसी में अधिवक्ता समाज ने कंगना रनौत के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान महाधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला भी दहन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता समाज के लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि वाराणसी के अधिवक्ता कंगना का समर्थन और उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। अनिल प्रताप ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकतंत्र में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी उनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र के शिवसेना सरकार को बर्खास्त किया जाए। आज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पुतला दहन बनारस में किया। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है वो संवैधानिक दायरे में नहीं है और संविधान के खिलाफ है और हमारे लोकतंत्र में अगर वो तानाशाही करेंगे तो हम यहीं से उनकी महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हैं और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा वो महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करें और उन्हें बताएं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संवैधानिक शासन व्यवस्था होती है। हम एकात्मक, हम तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे। इसीलिए हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पहचाने कि हमारे देश की व्यवस्था क्या है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उनको लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना पड़ेगा।
वहीं मुंबई में हो रहे लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ करणी सेना के वाराणसी टीम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। करणी सेना कंगना के साथ हो रहे अलोकतांत्रिक व्यवहार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ कोर्ट में भी जाने के लिए सोच रही है। महाराष्ट्र सरकार का ये अमानवीय चेहरा देश को जंगल राज के इस तरफ ढकेल रहा है। मुंबई को कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। हम करणी सेना और सैनिक इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। वाराणसी सैनिकों में इतना ज़्यादा रोष था कि सुशांत सिंह राजपूत एवं कंगना रनौत के विरोध करने वालों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हमारा विरोध संजय रावत के खिलाफ है और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने आज पुतला फूंका। जब तक कि लोकतंत्र के हत्यारे हट नहीं जाते तब तक ये विरोध जारी रहेगा, पूरे राष्ट्र में जारी रहेगा। हम लोग एकत्रित हुए हैं कंगना के सम्मान में करणी सेना मैदान में, और पूरा देश देख रहा है। पूरा एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक का अपमान हुआ है। एक छोटी सी राजनीति के चक्कर में अपने उद्धव ठाकरे ने अपनी औकात दिखा दी है, और करणी सेना ने वहीं बम्बई में, उनके महाराष्ट्र में उनको अपनी औकात बता दी है कि करणी सेना क्या चीज़ है। कल उन्होंने 400 छुटभैया को भेजा था, उसके विरोध में उनको काला झंडा दिखाने के, और लोग भाग खड़े हुए हैं। करणी सेना मैदान उतर चुकी है और कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है, और ईंट का ईंट बजा दिया जाएगा। एक एक ईंटे का एक एक जो गिरा गया है, जो छोटी राजनीति किए गए। वहीं वाराणसी जिले के भेलपुरू थाना क्षेत्र के विरदोपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला मुंबई में जाकर मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके बाद महिला ने दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि इनके आदमी अपना आता था, कहीं न कहीं से टार्चर होती थी ये, और लड़ाई झगड़ा होता था मोहल्ले में। तो कहीं इनका एक छात्रा पे ऊपर दुकान भी है इनके हस्बैंड का। एक दो बार हम गए हुए हैं, हमको इससे विवाद का पता लगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण कर उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा के ऊपर ज़बरदस्त चोट देकर फिल्म बनाने वाले लोग फसाद का कारण पैदा करते हैं। वहीं वाराणसी के 80 घाट पर लव यू शंकर फिल्म की चल रही है शूटिंग। आधी इंग्लिश आधा हिंदी और दोनों का मिश्रण से ही ये नाम बनारस में विवादों का कारण बन गया है। जिस तरीके से भगवान शंकर की तस्वीर स्टेज पर लगी हुई थी और उसको देखकर स्थानीय लोगों ने फिल्म के गाने पर हो रही शूटिंग का ज़बरदस्त विरोध किया, जिसके कारण कुछ समय के लिए फिल्मांकन को रोक दिया गया। हालांकि BHU के छात्रों और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों द्वारा 80 घाट पर विरोध किया गया, लेकिन ये विरोध ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शूटिंग को रोक दिया, लेकिन परमिशन दिखाने के बाद शूटिंग फिर से शुरू की गई। मामला यह है कि यहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें कि ओम जय जगदीश हरे के बोल हैं, आरती के हर हर महादेव है, कालों के महाकाल हैं, ये गाने के बोल हैं, और आरती की धुन है, जिस पर आप देख सकते हैं कि शंकर जी के बैनर लगे हैं, त्रिशूल लगे हैं। उस पर जो है कि लड़कियों को, डांसर जो हैं, उनको छोटे छोटे कपड़े पहना करके फिल्मी धुनों की तरह रोमांटिक सॉन्ग उस पर शूट किया जा रहा है आरती के साथ में। काशी में महादेव का ये अपमान नहीं है तो क्या है, ये धर्म का अपमान नहीं है तो क्या है। जब हमारे ही लोग इसी तरह से धर्म का मजाक उड़ाएंगे और धर्म को क्या कहते हैं कि अश्लीलतापूर्वक दिखाएंगे, तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी। और काशी में रह के काशी का अपमान, महादेव का अपमान है, ये कहीं से सही नहीं है। इसको पूरी तरह से तुरंत रोक देना चाहिए। ये अपने दूसरा बोल गाने का करें, गाने के बोल को परिवर्तन करें, धुन परिवर्तन करें, उसके बाद बनाए शूटिंग, कोई समस्या नहीं है। दशाश्वमेध पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोदोलिया चौराहे में तलाशी के दौरान एक पिकअप में लदा लाखों का अवैध शराब बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक ये शराब अवैध रूप से बिहार में बेचने के लिए लेकर जाई जा रही थी। गौरतलब है कि वाराणसी पुलिस लगातार नशे में के सौदागरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अल सुबह दशाश्वमेध थाने पर तैनात क्राइम टीम प्रभारी दिलेश सरोज की टीम को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी। 62 पेटी शराब है, इंग्लिश वाइन है सारी, और बाज़ार में इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। ये सत्येंद्र शर्मा नाम का चालक है जो इसको
हरियाणा से लेकर चला था और इसका प्लान बिहार जाने का, मुगलसराय के आगे जाने का था। हमारे मुखबिर द्वारा सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध द्वारा अपनी क्राइम टीम और अन्य टीम को लगाया गया। तो ये इसका कहना है ड्राइवर का कि साहब उधर बाईपास पे जाम लगा हुआ था, तो हम नीचे उतर कर लंका से इधर आगे से होते हुए और सोनारपुरा, गोदौलिया, मैदागिन होकर हमारा प्लान चंदौली होते ये राजघाट पुल होते हुए चंदौली जाने का प्लान था। लेकिन इसको हमारे मुखबिर की सूचना के आधार पर गोदौलिया के पास से इसको रोककर पूछताछ की गई, तो गाड़ी के अंदर से 62 बोतल। वाराणसी के शिवपुर मर्चुरी हाउस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मर्चुरी में जाने वाले रास्ते कीचड़ और पानी से भरे पड़े हैं और मर्चुरी में रखरखाव की हालत इतनी बदतर है कि बर्फ से निकलने वाले पानी को स्टोर करने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारियों ने बताया है कि मर्चुरी में लाशों के रखरखाव के लिए कोई भी मर्चुरी वर्तमान समय में मानक के अनुरूप नहीं है। तमाम आला अधिकारियों के आने के बावजूद हालत बद से बदतर बनी हुई है। इसे देखकर लगता है कि काशी में अब मुर्दों पर भी आफत आ चुकी है। यहाँ पे ये समस्या है कि न रास्ता है, जो भी बाडी लेकर आते हैं लोग पानी में हेल कर जाते हैं, हम भी जाते हैं साथ साथ, सब लोग जाते हैं उसमें। जो जितना भी लोग आते हैं सब यही कहते हैं कि यहाँ पे रास्ता नहीं, व्यवस्था नहीं, ये चीज़ नहीं, वह चीज़ नहीं है। ये सब है। पानी की व्यवस्था तो समरसेबुल लगवाया गया था, लेकिन समरसेबुल लगवाया गया था उसमें जो काम है वहाँ जो पानी मिल रहा है, जो मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है। सफाई कब कब होती है? सफाई इस समय तो पानी है नहीं, सफाई हो नहीं पा रही है। अरे करीब यही लगभग 15-20 दिन से उसमें तो कोई सफाई हो नहीं रही है। पानी कब से लगा हुआ है यहाँ पे? पानी यहाँ पर तो लगभग हो गया 3-4 महीने, इसी में सब आते जाते हैं जब तक बारिश से शुरू हुई है। मेन समस्या तो कहते हैं ये रास्ते का है, और दूसरा कहते हैं यहाँ पे मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से चलाने में हमको दिक्कत आती है। फ्रीजर करीब आपका 10-15 दिन से ख़राब है, और पानी की टंकी तो काफ़ी दिन से ख़राब है, और इसके ठीक करने के लिए भी हमने बोला हुआ है। आज कोरोना को लेकर पूरा विश्व वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आएगी और इस महामारी से निजात मिलेगी। लेकिन अब तक कोई दवा बनने के बाद भी इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म और विकिपीडिया पर आयुर्वेद को लेकर इंग्लिश में लिखी गई जानकारी लोगों को भ्रमित कर रही है। यही वजह है कि वाराणसी के आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर वैद्य आनंद पांडे ने विकिपीडिया के इस गलती को सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही आयुष मंत्रालय और पीएमओ से भी लिखित शिकायत की है। वैद्य आनंद ने कहा है कि मैंने जो ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराई है उसमें देश भर के 10,000 से ज़्यादा लोग डिजिटल साइन के जरिए मुझे सपोर्ट कर चुके हैं और लोग इस दिशा में आगे भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन ज़रूरी है कि सरकार इस ओर अपना ध्यान दें और विकिपीडिया पर आयुर्वेद को लेकर मौजूद गलत जानकारियों को सुधार करवाए, ताकि आयुर्वेद की सही जानकारियां लोगों तक पहुंच पाए। लड़ाई अगर देखी जाए तो हमारे आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और वो गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हमने देखा कि विकिपीडिया जो एक पेज होता है, सर्च इंजन के तहत हर चीज़ों को वो बताता है, तो विकिपीडिया का जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ हमारा आयुर्वेद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत गलत और आपत्तिजनक। वहीं अक्सर हम और आप खबरों में सुनते हैं और पढ़ते हैं कि दुश्मन ने पीछे से हमला कर हमारे जवानों को शहीद कर दिया। अब धोखे से वार करने वाले जवानों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसके लिए काशी की बेटी और अशोका इंस्टीट्यूट की छात्रा अंजलि ने रोबो हेलमेट तैयार किया है, जो कि पीछे से हमले की ताक में बैठे दुश्मनों से जवान को अलर्ट करेगा और साथ ही उन धोखेबाजों को भी खत्म करेगा जो कि इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। ये रोबो हेलमेट दरअसल दुश्मन पर गोलियां भी दाग सकता है। इस हेलमेट को सिर पर पहनने के साथ ही जमीन पर भी चलाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि अंजलि ने बताया है कि ये विशेष रोबो हेलमेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये हेलमेट का एक वायरलेस
फायर ट्रिगर है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से हेलमेट में लगे बैरल से जुड़ा होता है। इस ट्रिगर को किसी भी तरह से राइफल गन के ट्रिगर के पास लगाया जा सकता है। अगर धोखे से कोई दुश्मन पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो हेलमेट जवान को अलर्ट कर देता है, जिससे समय रहते ही वायरलेस ट्रिगर की मदद से रोबो हेलमेट गन के पीछे हिस्से में लगे बैरल से फायर कर जवान का बचाव करना शुरू कर देता है। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। मैंने एक रोबो हेलमेट तैयार किया है हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए। इस रोबो हेलमेट की खासियत ये है कि ये हमारी दोनों तरफ से फायरिंग करता है। कभी भी हमारे जवान को अगर पीछे कोई दुश्मन अगर उन पर अटैक करता है तो पीछे एक सेंसर के जरिए उनको एक सूचना मिल जाएगी कि उनके पीछे कोई उनका दुश्मन है, तो वो अपने एक रिमोट की मदद से पीछे भी फायरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर हमारे जवान घायल हो जाते हैं और वो इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वो खुद फायरिंग और लड़ सकें आगे, तो ये हमारा हेलमेट रोबोट का काम करेगा और खुद जाके दुश्मनों को मारेगा। और इस रोबोट को बनाने में मुझे कुछ 2 महीने का समय लगा है। इस रोबोट की कीमत कुछ 8 से 10 हज़ार के बीच में। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।